अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जो पीएमसी का पेपर चल रहा है 2021 का, जो इस वक्त चल रहा है, तो उसके जैसे जैसे एमसीक्यूज स्टूडेंट्स की तरफ से हमें पता चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम उनकी वीडियोस शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग एक दफा गो थ्रू हो जाएं। और अगर आपके पेपर में से मैचिंग का कोई एमसीक्यू आ जाए और आप आसानी से अटेम्प्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी जो एमसीक्यूज की सोल्यूशन की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का ये थर्ड हमारे पास ये वीडियो है केमिस्ट्री की, जिसको कि हम यहाँ पे आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो एक नजर जो एमसीक्यूज हमने कंपाइल कर लिए हैं तो थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला एमसीक्यू जो बच्चों की तरफ से रिक्रिएट हुआ था पीएमसी में कि भाई ज़ुइटर आयन क्या होता है। ज़ुइटर आयन अगर आपको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर में रिकॉल करवाऊं तो ज़ुइटर आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता था कि भाई आपके पास सी डबल ओ ग्रुप होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो NH3 वाला पार्ट होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो ज़्विटर आयन जो हमारे पास होता है इसमें पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है, लेकिन ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो इसलिए इसमें पॉजिटिव पार्ट भी मौजूद है, नेगेटिव पार्ट भी मौजूद है, लेकिन ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो इसको ज़्विटर आयन का नेम दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्विटर आयन के हवाले से ये बात आप सारे स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों होगा और ओवरऑल न्यूट्रल होगा, तो इसको ज़्विटर आयन कहेंगे। ये डेफिनेशन है जो इंटर बोर्ड वगैरह के कोर्स में भी पूछी जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो बनेगा वो बोथ का बन जाएगा कि भाई वो दोनों इसमें पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जो यहाँ पर हमारे पास है वो एमसीक्यू ये कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल। तो मैक्रोमोलेक्यूल वही जो एक लंबा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर रखते हैं, बहुत बड़ी ज्योमेट्री रखते हैं। तो इसमें इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल की बात करेंगे तो उसमें डायमंड जो होता है वो इनऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल है, और एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर ये डायमंड फॉर्म कर रहा होता है। और डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन वैसे आपको याद रहनी चाहिए कि डायमंड जो होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है, और इसके इंडिविजुअल कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री यहाँ पे टेट्राहीड्रल होती है। ठीक है, 109.5 डिग्री के एंगल होते हैं इसमें, और ये इसकी ज्योमेट्री होती है। तो बहरहाल डायमंड जो है वो इनऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, ये इस तरह से। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स, एक मिनट मैं इसको जूम करूं अगर आपको नजर आ रहा हो। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Fe+3 आयंस। Fe+3 आयन में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो भाई Fe की बात अगर की जा रही है तो Fe जो होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर इसका 26, मास नंबर 56, और चार्ज इस पे +3 है। बेसिकली फेरिक आयन है। तो बेसिकली आप जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये जो नंबर नीचे लगा हुआ होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, यानी वो 56 माइनस 26 के बराबर होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 30। और जब आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज के बराबर होगा, चार्ज इस पे +3 है। तो 26 प्लस माइनस -3, तो 26 माइनस 3 कितना हो जाएगा 23। तो उसमें प्रोटॉन 26 है, न्यूट्रॉन 30 है, और इलेक्ट्रॉन 23 है। तो 26, 30 एंड 23, ये इसका जो है डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रही होगी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे भी आएगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ये जूम आउट हो गया। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव। इनमें से कौन है जो लीस्ट रिएक्टिव है। तो भाई ये चीज याद रखना, पहली बात है कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने बने हुए ये एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर्स हैं, और एल्डिहाइड का थोड़ा सा टेक्निकली गलत स्ट्रक्चर बनाया है जिसने बनाया है ये, इस तरह से लिखा जा रहा होता है HCHO करके लिखा जा रहा होता है। COH करके कोई चीज होती है तो वो अल्कोहल्स के लिए रिप्रेजेंट की जाती है, और ये CHO करके लिखा जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा मसला है।
अच्छा, रिएक्टिविटी के लिहाज से याद रखिएगा कि भाई एल्डिहाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कार्बोनाइल ग्रुप को सराउंड किस तरह के ग्रुप कर रहा है। तो जब आपके पास ये फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर, इसमें कार्बोनाइल के दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आसानी से इसके ऊपर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए सबसे फास्टेस्ट जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे इसका होगा। फिर जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे इस जगह पे आपने कार्बन की तादाद बढ़ा दी, इसको एसिड एल्डिहाइड कर दिया, प्रोपाइन एल्डिहाइड कर दिया, इधर भी कार्बन की तादाद बढ़ा दी आपने, कीटोन कर दिया, तो फिर रिएक्टिविटी कम होती चले जाएगी। तो रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर के भाई ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है इस पे कितना इजीली अटैक किया जा सकता है, उसके ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। इन सिंपल वर्ड्स, रिएक्टिविटी नंबर ऑफ कार्बन एटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितने कम कार्बन होंगे उतना फास्ट रिएक्टिव होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो तमाम एल्डिहाइड्स में सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करता है। एक्सरेज यूज टू डिटेक्ट, एक्सरेज जो होती हैं ये वैसे मल्टीपर्पज जो है इनका यूज यहाँ पर होता है, और एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी में भी इस्तेमाल होती हैं, और एलिमेंट्स जो होते हैं उनके स्पेक्ट्रम्स जो होते हैं उनसे भी पता चलता है कि एलिमेंट की नेचर क्या है। लेकिन ये कि नॉर्मली जो एक्सरेज इस्तेमाल की जा रही होती है, अगर उसके लिहाज से इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इसमें दो आंसर जो है काफी क्लोज्ड है। ओके, तो यहाँ पे दो आंसर मैं कह रहा था कि क्लोज, सॉरी बीच में छोटे छोटे पॉज बार दफा आ जाते हैं, कोई फोन आ रहा होता है। तो एक्सरेज जो मेनली यूज किया जाता है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें एक बात याद रखें कि एक्सरेज जो है वो क्रिस्टल्स जो होती हैं उनकी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्रिस्टलोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर जो है वो ये रहा, ठीक है। एलिमेंट्स की भी डिटेक्शन की जा सकती है, लेकिन ये कि मेनली जो इस्तेमाल होता है वो क्रिस्टल्स की स्टडी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन दिस। अब मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन ये हुई क्वेश्चन पढ़ने में, मे बी क्वेश्चन पूरा है या क्या है, कि इसके मल्टीपल बातें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर मिस्टेक है, Fe के ऊपर +3 चार्ज लगा हुआ है जो कि यहाँ पे नहीं लगा होना चाहिए था। दूसरी बात है कि टाइप्स ऑफ लिगेंड पूछ रहा है, तो वो किस तरह का पूछ रहा है, टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस और टाइप विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी पूछ रहा है। चार्जेस की बात करें तो Cl जो है इट इज अ नेगेटिव लिगेंड और NO2 इट इज अगेन अ नेगेटिव लिगेंड, और ये NH2 थ्राइस लिखा हुआ है तो अगेन इट इज अ नेगेटिव लिगेंड। तो चार्जेस के लिहाज से बात करेंगे तो एक ही टाइप के लिगेंड जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और अगर आप डेंटिसिटी की बात करते हैं मोनोडेंटेड बाइडेंटेड वगैरह के लिहाज से, तो उसमें चेक करें तो इट इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, और अगेन नाइट्रो ग्रुप इज अ मोनोडेंटेड, अमाइडो ग्रुप इज अगेन अ मोनोडेंटेड लिगेंड। तो अगेन उसके लिहाज से बात करें डेंटिसिटी के लिहाज से भी, तो ऑल दीज थ्री आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो इसमें एक ही टाइप का लिगेंड जो है प्रेजेंट है, चाहे आप डेंटिसिटी को देख ले तो मोनोडेंटेड, चार्जेस के लिहाज से देख लेंगे तो मोनोवेलेंट है। तो ये इस तरह से है, लिगेंड तादाद में 3 है लेकिन टाइप पे बात की जा रही है तो वो एक ही टाइप का लिगेंड है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको हम। एक मिनट बच्चों। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हम ऐड करते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन हमारे पास ये चल रहा है कि भाई बाय विच प्रोसेस बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। बेंजीन को जो है किस तरह से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, कौन से प्रोसेस से। तो बात ये है कि भाई बेंजीन की जो ऑक्सीडेशन है वो आप ओजोनोलिसिस से भी कर सकते हैं। आपको रिएक्शन याद होना चाहिए कि जब बेंजीन ओजोन से ट्रीट होता है तो ओजोन से ट्रीट होने के बाद ओजोनाइड और उसके बाद गिलाई ऑक्जेल जो है वो बनाता था। आप बेंजीन की कंबशन रिएक्शन भी करा सकते हैं, ठीक है, और बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में वही होगा कि V2O5 कैटलिस्ट है, उसको यूज करते हुए जो है आपने ये सारा का सारा इसके अंदर काम करना है। तो ये इस तरीके से था, ठीक है बच्चों। तो बेंजीन के हवाले से ये चीज है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसके बाद हमारे पास था वो ये था कि भाई बेकेलाइट जो है, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन का हो गया ना फाइनल,
कि भाई जो प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसमें बेंजीन की सारी चीजों से ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव जो है वो उसका राइट आंसर था, बेस्ट आंसर था। ठीक हो गया। बैकलाइट इज फॉर्म बाय, तो बैकलाइट जो होता है वो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, तो बैकलाइट इज फॉर्म बाय फिनोल विद मीथेनाल, एल लिखा हुआ होगा ये मीथेनाल। मीथेनाल इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। तो मीथेनल एंड फिनोल का जो है ये पॉलीमर होता है। ठीक है, ये मिथेनॉल नहीं होगा, मिथेनल होगा। थोड़ा सा स्पेलिंग को जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर चल रहा है एमसीक्यू, वो ये चल रहा है, एक नजर इसको देखें। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर। तो भाई इलेक्ट्रोलिसिस जहां कहीं पर होती है तो उसमें एनोड जो होता है उस पे एनाइंस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ऑक्सीडाइज होता है। तो आप ये पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से कि जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, कि एनाइन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं। जबकि कैथोड जो होता है उस पे कैटाइन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने आप को रिड्यूस करते हैं। तो कैथोड पर रिडक्शन का काम होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, ये इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल ये आइडिया इसका होगा। नेक्स्ट अच्छा जी, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका हमारे पास है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से चल रहा है बच्चों। वेट, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस तरह से चल रहा है कि भाई हाउ मेनी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कैन बी फॉर्म। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मसला है कि भाई किस तरह के एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर करूं तो कार्बन जो होता है वो दो तरह के एलोट्रॉप्स बनाता है। कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, जिनको कि हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप कहते हैं। और कुछ ऐसे एलोट्रॉप्स होते हैं जो कि एमॉर्फस नेचर के होते हैं। तो कार्बन क्रिस्टलाइन भी बनाता है, एमॉर्फस भी बनाता है। क्रिस्टलाइन के अंदर जो है वो फिर आपके पास जो है वो तीन तरह के जो एलोट्रॉप्स हैं वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन में जो होता है उसके अंदर फिर तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। उसमें आपके पास डायमंड है जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है, उसके अलावा ग्रेफाइट है, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है, उसके अलावा बकी बॉल्स हैं, तो वो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। और एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में फिर आपके पास कोल है और उसका चारकोल है। ठीक है जी, और उसके अलावा लैम्प ब्लैक है। तो ये एमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं इसके। ठीक है, तो इस तरह और भी ऐड किया जा सकता है, कोक वगैरह। तो बात यहाँ पे जो कहने की है सिंपल ये कि भाई एलोट्रॉप्स तो इतने सारे हैं। अब आपको एक पिक्चर समझ में आ रही है क्वेश्चन की, क्वेश्चन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, अगर वो क्रिस्टलाइन की बात करें तो उसके तीन है, एमॉर्फस की बात करें तो उसके फोर इलेक्ट्रॉन तो आपके सामने लिखे हुए हैं। और अगर बेसिक कैटेगरी की बात करें तो भाई आप टू मेजर कैटेगरीज में इन इलेक्ट्रॉन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो इसलिए क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर नहीं है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। और फिर उसकी टाइप्स की बात करता है फर्दर तो फिर उसकी मजीद डिटेल की जा सकती है। और टोटल एलोट्रॉप काउंट करें तो बहुत सारे हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये इसका मैं एक आंसर बता रहा हूँ भाई, ये है। बाकी अब उनके क्वेश्चन पूछने का तरीके में मसले हैं, तो बच्चे अब क्या कर सकते हैं। एक्स रेज आर यूज टू, अच्छा ये क्वेश्चन शायद बायो से रिलेटेड होगा, फिजिक्स से रिलेटेड होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप बायो के टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा, बेटर है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर केमिस्ट्री से हम उसका आंसर देने की कोशिश करें तो ये थोड़ा सा रीडिंग टाइप का है, फैक्ट्स एंड फिगर्स टाइप का इसलिए इस्तेमाल होता है। एक्सरेज के हवाले से थोड़ा ये कि भाई जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में एक्सरे इस्तेमाल की जाती है, ऐसा है। तो उनके डिटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती होगी, यकीनी तौर पे ये इस तरह से होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप मेरे आंसर के साथ ना जाएं, आप अपने बायो के टीचर से जरूर डिस्कस करें कि एक्सरेज मेनली किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, टिश्यूज, अच्छा कुछ मैंने भी अपने तौर पर अगर चेक उसको किया था टीचर्स के साथ, क्योंकि बायो मेरी फील्ड नहीं है, तो उसमें ये था कि कुछ का आइडिया था कि ये टिश्यूज को कट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और कैंसर और वायरस के डिटेक्शन के हवाले से थोड़ा सा डाउट है। तो एक डाउटफुल सा क्वेश्चन, आई डोंट नो क्वेश्चन पूरा है कि नहीं। अगर ये पूरा है तो बड़ा डाउटफुल है।
तो उसको जरा आप अपने टीचर जो है ना बायो के उनसे डिस्कस करें कि वो उस पर क्या अपनी राय देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि वेजिटेबल ऑयल इज, जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो क्या होता है भाई। ऑयल आपके पास जो होते हैं वो बेसिकली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और ये बेसिकली अगर आपने ऑयल का या फैट का स्ट्रक्चर कहीं पर देखा हो या पढ़ा हो चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री में, तो ये जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन एस्टर्स की कैटेगरी में जो है ये आ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इस हवाले से ये चीज ध्यान में रखना कि ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड ग्लिसरॉल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कुछ इस तरह की वर्डिंग अगर आगे पीछे हो गई तो मालूम नहीं, लेकिन ये इस कैटेगरी के अंदर जो है वो ऑयल आएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आएगा। अगर सैचुरेटेड हो जाएगा तो उस कंडीशन में फिर ये फैट बन जाएगा, ठीक है। और आपको याद होगा सपोनिफिकेशन रिएक्शन तो इन्हीं से किया जाता है, ऑयल या फैट से। इनका NaOH से रिएक्शन कराएं तो सोप बना देता है। तो एक ग्लिसरॉल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका जो है वो नियरेस्ट आंसर है। आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिफेटिक सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक का पैटर्न पूछा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अल्केनोइक एसिड के पैटर्न पे उनका नाम लिखा जाता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि भाई इनका नाम लिखा जाता है कुछ इस तरह से, आईयूपीएसी नेम के मिथेनोइक एसिड करके लिखा जा रहा होता है, इथेनोइक एसिड करके इसको लिखा जा रहा होता है। तो इस तरह से इसका नेम जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है which of the following is reaction used to locate position double bond in a compound। देखो इसमें दो बातें हैं, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की स्पेसिफिकली बात करूं, दो चीजें। अगर आप पाई बॉन्ड की डिटेक्शन की बात करें और अगर आप पाई बॉन्ड की पोजीशन की बात करें, ठीक है। पाई बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए आप बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे आप बायर्स टेस्ट कर सकते हैं जिसमें KMnO4 इस्तेमाल होता है। आप जो है पाई बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा सकते हैं। आप ओजोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओजोनोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पोजीशन की बात की जाए तो पाई बॉन्ड की पोजीशन सिर्फ ओजोन से ही डिटरमाइन की जा सकती है। उसकी वजह होती है कि भाई अगर पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड सपोज करें कि चेन चल रही है और चेन के कॉर्नर पे कहीं पर आता है, तो जब ये चेन चल रही होगी उसके कॉर्नर पे पाई बॉन्ड आएगा तो ओजोन से रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट एल्डिहाइड का मिलेगा। यानी अगर आप एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं और एल्डिहाइड मिल रहा है तो उसका मतलब है कि पाई बॉन्ड जो है वो कॉर्नर की पोजीशन पर है। और इसी तरीके से अगर पाई बॉन्ड, कार्बन की चेन चल रही है और इधर बीच में कहीं पे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो जब आप ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको वो कीटोन फॉर्म करेगा। तो अगर कोई एल्कीन है ओजोन से रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड बना रहा है तो उसका मतलब उसका पाई बॉन्ड जो है वो कॉर्नर पे मौजूद है, और अगर वो कीटोन बना रहा है तो उसका मतलब पाई बॉन्ड उसका सेंटर में कहीं पे मौजूद है। ये इस बात की इंडिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, for the preparation अगर क्वेश्चन, for the preparation of ethanol which gas is released during the process। फर्मेंटेशन आपको याद होगा, फर्मेंटेशन स्टार्च की जाती थी, मोलासिस किया जाता था, तो आपको फर्मेंटेशन के नतीजे में एक तो अल्कोहल मिलता था, इथेनॉल, और उस दौरान जो है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती थी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज होगी और साथ में अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये फर्मेंटेशन के रेफरेंस से इस तरह से था। ओके जी, नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा ये तो एमसीक्यू हो चुका पीछे। अच्छा नेक्स्ट, व्हेन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, व्हाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूजुअली प्रोसीड बाय SN1 रिएक्शन। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन क्यों करता है, इसकी बहुत सारे रीजन है। उसका एक रीजन ये है कि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस है, कि भाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 इसलिए नहीं करते कि स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, अल्फा कार्बन की सराउंडिंग में बल्कि ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देते, एक रीजन। दूसरी बात ये कि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो स्टेबल आइंस फॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये ऐसा होता है, ठीक है। और इसलिए बेस्ट आंसर जो ये, तो इसलिए टर्शियरी अल्काइल यूजुअली प्रोसीड बाय SN1 रिएक्शन बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल। बेसिकली सही वर्डिंग ये थी कि दे फॉर्म हाईली स्टेबल कैटाइंस, ये हाईली स्टेबल कैटाइंस फॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है
ये SN1 रिएक्शन में जाते हैं ताकि बीच में कैटाइन फॉर्म करते हुए फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। तो हाईली स्टेबल कैटआइन की वजह से जो है ये इस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये चीज होनी चाहिए थी कि भाई हाईली स्टेबल कैटआइन, मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, ये इसका पूरा एमसीक्यू बन सकता था। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल आर लेस स्टेबल, तो न्यूक्लियोफाइल लेस स्टेबल का SN1 से ताल्लुक नहीं है। SN2 हो या SN1 हो, दोनों कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल का अनस्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अनस्टेबल होगा तभी वो रिप्लेस करेगा, हाईली रिएक्टिव होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल स्टेबल है तो वो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन ना तो SN2 का करवाएगा ना SN1 का करवाएगा। तो रिएक्शन कराने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराने के लिए न्यूक्लियोफाइल का अनस्टेबल होना जरूरी है। पर्टिकुलरली SN1 रिएक्शन कराने के लिए जो है जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, कार्बोनियम आयन होता है, उसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है। तो टेक्निकली ये एमसीक्यू इस तरह से है। नेक्स्ट, AKU का एक क्वेश्चन बीच में आ गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज सल्फर एक्सिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालें, S8 में सल्फर का होता है 0 और SO2Cl2 में अगर आप निकालेंगे तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो जाएगा, -2 इसका हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है। तो सल्फर का निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आएगा, ठीक है जी। SO2 में सल्फर का निकालते हैं तो ये सल्फर का 4 आता है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ, अच्छा एक मिनट, Na2S2O3 भी है, सॉरी जनाब। अच्छा, Na2S2O3 में अगर हम यहाँ पे सल्फर का निकालते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा कि सोडियम का 2, सल्फर, ऑक्सीजन का -6 इज इक्वल टू 0, 6 - 2 और ये हो जाएगा 4 और सल्फर का यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, इस तरह से बनेगा। सही है भाई। तो आपके पास हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आ रहा है SO2Cl2 वाला जो है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड जिसे कहा जाता है, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। नेक्स्ट, अच्छा कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजे थे, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आप वो देख। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ डैश। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तो डेफिनेशन यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसलिए बोथ इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्लिसराइड, या पता नहीं WC विच कार्बोहाइड्रेट पूछना चाह रहा है। पहली बात तो ये कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स ग्लिसराइड नहीं होते। ग्लिसराइड्स बेसिकली, ग्लिसरल्डिहाइड्स हो सकते हैं, ग्लिसराइड नहीं होते। ग्लिसराइड्स जो होते हैं बेसिकली ये एस्टर्स होते हैं। तो इनमें से एस्टर कोई भी नहीं है, तो इसलिए नन होना चाहिए था, नो वन, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में मिस्टेक है। हाँ, अगर ये होता क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्लिसराइड के बजाय ये लिखा होता ट्राइसेक्राइड तो फिर बात अलग थी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लिसराइड्स नहीं होते, ग्लिसराइड एस्टर्स ग्रुप होते हैं और कार्बोहाइड्रेट में तो एल्डिहाइड कीटोन्स होता है। तो अगर ग्लिसराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, और अगर सैकराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ट्राइसैकराइड में आपके पास रैफिनोज जो होता है ये ट्राइसैकराइड की कैटेगरी में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये चीज जरा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे माल्टोज वगैरह डाइसैकराइड होता है, ग्लूकोज इलेक्ट्रोज है, मोनोसैकराइड डाइसैकराइड है, तो रैफिनोज जो होता है वो ट्राइसैकराइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अरे हाँ, इस फॉर्मूले में बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन में मौका मिल गया मुझे समझाने का। थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन दो तरह से लिखी जाती है, सिनबोर्ड की बुक में और फिजिक्स की बुक में यूं लिखी हुई है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, यूं लिखी हुई। और पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड में यूं लिखी हुई है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अपेरेंटली ये कॉन्फ्लिक्टिंग है कि भाई ये ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, बट बोथ आर सेम। फर्क क्या है साइन कन्वेंशन का, कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, तो आप ये वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं जो ऊपर वाली फॉर्म है। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव and work done on the system is taken as positive, तो आप ये वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं। सिंपल, दोनों फॉर्म सही है। अब क्योंकि फेडरल बोर्ड में या पंजाब टेक्स्ट बुक में इसी पैटर्न पर लिखा हुआ है, तो आपको इस वाले पैटर्न, अगर ये PMC वाले पूछ ले तो इस तरह से लिख लें, लेकिन फॉर्म दोनों करेक्ट है। अगर आप कोई सी भी फॉर्म यूज करेंगे आपको मैथमेटिकली रिजल्ट जो है वो सही मिलेगा हमेशा। बस ये कि साइन कन्वेंशंस का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट,
डायपोल मोमेंट डैश क्वांटिटी है। देख रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन, डायपोल मोमेंट कैसे क्वांटिटी है। अब इसमें ऑप्शन तो दिए हुए नहीं, शायद ये पूछना चाह रहा है स्केलर है या वेक्टर है। भाई डायपोल मोमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका एक रिजल्टेंट वेक्टर भी होता है, ठीक है जी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा यहाँ पे। चले जी नेक्स्ट। अच्छा जी, ये तो यहाँ तक हो गया ना। अच्छा, कुछ पीडीएफ की फॉर्म में भी 2-3 एमसीक्यूज है, वो मैं आपके साथ ऐड कर रहा हूँ, जरा एक नजर देखते हैं उसको भी। अच्छा, कुछ पीडीएफ जो है वो आई हुई, तो उनको भी जरा हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, आई डोंट नो आया भी कि नहीं आया हुआ, लेकिन ये कि भाई सम ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। यानी जब आप रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं उसमें जो रिएक्टेंट की पावर्स होती है, जब आप उसको ऐड अप करते हैं उसका सम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। SN2 रिएक्शन आर मोस्टली गिवन बाय, SN2 रिएक्शन कौन करता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स यानी कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो नॉर्मली SN1 रिएक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरह से सिंपल सा हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट। अच्छा जी नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो यूं आ रहा है कि भाई आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का क्या यूनिट है? भाई एक्टिवेशन एनर्जी का वही यूनिट है जो बाकी एनर्जीज का होता है। बुक में जो यूनिट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई वो किलो जूल पर मोल में किया जाता है। तो ठीक है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट है, सिंपल। कैनिजारो रिएक्शन अल्कोहल, इन कैनिजारो रिएक्शन अल्कोहल इज डैश प्रोडक्ट। कैनिजारो रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। किसी पेपर में ये भी आया है कि कैनिजारो रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है। ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है, ये एक ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जिसमें अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और एक मॉलिक्यूल जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो इसलिए इसमें एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको प्रोडक्ट मिलती है कार्बोक्सिलिक की, ठीक है, उस कैटेगरी की प्रोडक्ट मिलती है। और जो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा होता है उसके नतीजे में आपको अल्कोहल की प्रोडक्ट मिल रही होती है। तो इसलिए अल्कोहल के बारे में स्पेसिफिक पूछा गया, तो अल्कोहल इज द रिड्यूस प्रोडक्ट होता है ऑफ कैनिजारो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है जी। तो एल्डिहाइड की जब कैनिजारो की थोड़ी रिडक्शन होगी तो आपको अल्कोहल वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है भाई? एस्टर्स भी बनाता है, ठीक है। अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन कराएं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कराएं तो अल्कोहल भी बनाता है, ठीक है। और एस्टर्स और एसीटेट एक ही बात है, ठीक है। एसीटेट एस्टर की फैमिली का मेंबर है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीस इसका जो है वो बेस्ट आंसर बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी है। फिर नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू, में बेसिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आंसर दिया हुआ है कि ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड में हम इसको कर रहे होते हैं। ओपन एंड चेन एंड एलिसाइक्लिक, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गलत है क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो ये है कि ओपन चेन कंपाउंड में या फिर क्लोज चेन कंपाउंड में जो है इसको यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है। ओपन चेन जो होता है वो एसाइक्लिक होता है या एलिफेटिक भी इसको कहा जाता है, और क्लोज चेन कंपाउंड जो होता है वो साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में यहाँ पर है, ठीक है जी। तो इस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये इस तरह से इसको सॉरी कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमराइजेशन कितनी टाइप की होती है? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है स्टूडेंट अपने जहन से लिख रहे हैं जो भी आ रहा है उनको। वैसे दो टाइप की होती हैं, एक आप लोग पढ़ते थे एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है, और दूसरी आप पढ़ते थे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसमें वाटर रिड्यूस होता है। वैसे पॉलीमराइजेशन पीएमसी के आउटलाइन में डाला हुआ तो नहीं है, लेकिन बुक का हिस्सा है, तो पता नहीं इन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा, नो आइडिया। स्कैनेडियम का कैसा होता है? स्कैनेडियम का व्हाइट सा कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट आप कह लें, इस तरह से होता है, और आप उसको कलरलेस में काउंट कर सकते हैं। तो स्कैनेडियम जो है ना इस तरह का कलर दिखाता है, व्हाइट या कलरलेस आप उसको कहते हैं, ठीक है जी। ये फैक्ट्स हैं जो बेसिकली आपको याद करना है। अच्छा नेक्स्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रेंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 25 तक, यानी मैग्नीज तक, स्कैनेडियम से लेकर मैग्नीज तक, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वहां पे इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के तादाद बढ़ती है, और उसके बाद एटॉमिक नंबर 26 से ऑनवर्ड पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 26 से लेकर 30 तक पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है पेयरिंग स्टार्ट हो गया, और फिर एंड में डी 10 तक चलता है। यहाँ पे डी में 1 था और यहाँ पे डी में 5 था।
तो इसलिए यहाँ पर 26 पे आयरन आ जाता है और 30 पे आ जाता है जिंक। तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सिंपल इस तरह से होता है। तो इसलिए इसका ये आंसर है। ऑप्शन पता नहीं क्या थे एक्चुअल में, लेकिन ये राइट आंसर इसका लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों। ओके जी, और नेक्स्ट देख लेता हूँ मैं मजीद कोई क्वेश्चन इसका है तो।